वेलकम टू अनकर्टेल्ड, अ प्रोग्राम डेडिकेटेड टू डेली करंट अफेयर। और आज हम देखेंगे अक्टूबर 25 में जो भी करंट अफेयर में डेवलपमेंट हुए हैं। एक कल्चर मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है, एक मिशन है कल्चर मिनिस्ट्री का। इसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2025-26 में। मिशन का नाम है ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन ऑन मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट को लेकर, उसके प्रिजर्वेशन को लेकर, उसके रख रखाव को लेकर और उसकी एक रिपोजिटरी बनाने को लेकर एक मिशन है कल्चरल मिनिस्ट्री का, जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। इसमें अभी ये कॉन्टेक्स्ट हुआ है, अभी ये नया डेवलपमेंट हुआ है कि कल्चरल मिनिस्ट्री ने 20 संस्थानों के साथ एमओयू साइन किया है। 20 संस्थानों के साथ एमओयू साइन किया है। अब इसका उद्देश्य है कि ऐसे संस्थानों को फंड दिया जाए ये मनुस्क्रिप्ट के कंजर्वेशन के लिए, अपकीप के लिए और डिजिटाइजेशन के लिए। तो इस मिशन का उद्देश्य भी यही है कि मैन्युस्क्रिप्ट को कंजर्व किया जाए, अपकीप किया जाए, मतलब रख रखाव, और डिजिटाइज किया जाए, और डिजिटाइज करके एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाए, एनडीआर बनाई जाए। भारत की जो मैन्युस्क्रिप्ट है, एक हिस्ट्री है, बहुत ही अपने आप में बहुत समृद्ध रही है। उसी को देखते हुए इसका संवर्धन और इसका रखरखाव आवश्यक हो गया था। मैन्युस्क्रिप्ट एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है जो हाथ से लिखे जाते थे हिस्टोरिकली, और क्योंकि उस समय ऐसा प्रिंटिंग या टाइपिंग की व्यवस्था नहीं थी, तो उनका संवर्धन जरूरी हो गया था। और दुनिया के सामने ये बताया भी जाएगा कि कितना भारत की जो मैन्युस्क्रिप्ट की हिस्ट्री रही है या साहित्य रहा है, कितना समृद्ध रहा है। तो कल्चर मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैन्युस्क्रिप्ट के संवर्धन, संरक्षण और रखरखाव को लेकर। अभी 20 इंस्टीट्यूट के साथ साइन भी किया गया है कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा, तो इसीलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट थी। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज है कि नेशनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज थे, वो लगातार ये डिमांड कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि उनको प्राइवेट एम्प्लॉयज की तरह उनकी भी जो पेंशन सिस्टम है, पेंशन सिस्टम के जो या पेंशन सब्सक्रिप्शन है, उसके निवेश को ज़्यादा फ्लेक्सिबल, इन्वेस्टमेंट के व्यापक और फ्लेक्सिबल रेंज रहे। मतलब जो उनके पेंशन है उसमें इन्वेस्टमेंट के व्यापक ऑप्शन हो और फ्लेक्सिबल रेंज हो उसकी। तो ये डिमांड करे थे काफ़ी दिनों से। तो सरकार ने अब ये डिमांड जो ये करे थे, उनका नाम है LC75 और BLC। तो सरकार ने ये कहा है कि जो नेशनल पेमेंट सिस्टम से जुड़े हैं या यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम से जुड़े हैं, तो ये दोनों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए ये ऑप्शन रहेगा कि आप अपने अकॉर्डिंग LC75 में निवेश कर सकते हैं या BLC प्रकार का निवेश कर सकते हैं। मतलब आप ये अपने पेंशन का इन्वेस्ट ऑप्शन को अपना सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दिया है। LC75 का मतलब होता है लाइफ साइकिल फंड। लाइफ, इसका मतलब पूरा नाम है लाइफ साइकिल फंड 75। इसमें अगर आप जो अपने पेंशन का हाई इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में निवेश करते हैं, मतलब अगर अपने जो आपकी पेंशन है उसका 75% तक आप निवेश कर सकते हैं इक्विटी फंड। इक्विटी फंड मतलब जहां आप निवेश करेंगे, मतलब ऑनरशिप भी खरीद रहे हैं, तो ये 75% तक आप अपनी पेंशन का निवेश कर सकते हैं। ये है LC75। इसी तरह BLC फंड जो होता है बैलेंस लाइफ साइकिल फंड। इसमें आप कीप्स अ बैलेंस्ड मिक्स, आप कई क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू आउट वंस कैरियर, अपने कैरियर के दौरान निवेश कर सकते हैं। तो ये सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए ये मंजूरी दे दिया है कि आप LC75, मतलब आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ब्रॉडर ऑप्शन रहेंगे अपने पेंशन के निवेश के लिए। पहले यूनिफाइड पेंशन सिस्टम था, जिसमें गारंटेड पेंशन की बात होती थी कि मतलब सरकार पेंशन देगी ही देगी लास्ट सैलरी के 50%। उसको 2004 में ज़्यादा मार्केट लिंक्ड कर दिया गया था, और रिटायरमेंट के बाद गारंटेड पेंशन नहीं थी। ये 2009 तक सबके लिए
कर दिया गया था एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस। 2009 से आम आदमी के लिए भी ये हो गया था यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में। तो बाद में ये डिमांड हुई तो सरकार ने दोनों ऑप्शन रख दिया कि जिसको एनपीएस लेना हो एनपीएस अपनाए, या यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम अपनाना है ये यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम अपनाए। 1 अप्रैल 2025 से ये डिमांड हो रही थी कि आप यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम का पेंशन सिस्टम का भी ऑप्शन रखिए। जिसको गारंटेड पेंशन लेना है वो जाएगा यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के साथ, पेंशन स्कीम के साथ। जो ज़्यादा मार्केट लिंक्ड रिटायरमेंट ऑप्शन चाहता है वो जाएगा नेशनल पेमेंट सिस्टम के साथ। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि हम अगर आपको ग्रे लिस्ट से हटा दिए हैं तो इसका मतलब आपको टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपको एक इम्यूनिटी नहीं मिल जाती। मतलब ये हुआ कि अगर आपको हम ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिए हैं तो आप टेररिज्म टेररिस्ट फिनेंस नहीं कर सकते और मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट नहीं कर सकते। अभी एक ये चर्चा न्यूज आई है कि जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी हैं वो डिजिटल वॉलेट के जरिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं आतंकी गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रमोट करने के लिए ये डिजिटल वॉलेट से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। उसी को लेकर एफएटीएफ का जो ये वार्निंग आया पाकिस्तान को। तो एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का पूरा नाम है, ये इसमें 40 मेंबर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इंडिया बना था, इंडिया इसका 34वां मेंबर था, 34th मेंबर था और 2010 में मेंबर बना, कंप्लीट मेंबर बना था 2010 में इंडिया। और इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1989 में G7 इनिशिएटिव, जो G7 कंट्रीज है उनकी इनिशिएटिव पर बना था। 1989 में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1989 में बना था G7 कंट्रीज के इनिशिएटिव पर। पहले इसका उद्देश्य था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करना, लेकिन बाद में इसका उद्देश्य टेररिज्म, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसको भी रोकने का एक उद्देश्य और बढ़ गया। तो अभी इसका जो उद्देश्य है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना। ये इसीलिए पाकिस्तान को ये इन्होंने चेताया है कि अगर आपको हमने ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से वही करना शुरू कर दें टेररिज्म। हालांकि अभी तो वहाँ पे रुका नहीं है, लेकिन ये जो जैश ए मोहम्मद जैसे जो आतंकी संगठन है वो डिजिटल वॉलेट के जरिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये न्यूज और बढ़ गई थी चर्चा में। इसका जो सेक्रेटेरिएट है, जहाँ पे फंक्शन करता है वो ओईसीडी में है। ओईसीडी में मतलब ओईसीडी इसके सेक्रेटेरिएट की तरह काम करता है पेरिस में, एफएटीएफ का। शंघाई में एक बंड समिट हुआ था, BUND, BUND बंड समिट हुआ है शंघाई में। ये 7वां संस्करण था उसका। यहाँ पे जो नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी साहब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बंड समिट शंघाई में हुआ है और नीति आयोग के जो बंड एक जगह है शंघाई में, वहाँ पे समिट हुआ है और ये इसका 7वां संस्करण है। और नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी, वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसका उद्देश्य यही है कि जो टू बिल्ड कंसर्न ऑन मैटर्स म्यूचुअल कंसर्न, promote cooperation and provides intellectual support for the building of an open and sustainable world economy। वर्ल्ड इकोनॉमी को ज़्यादा ओपन और सस्टेनेबल करने के लिए जो म्यूचुअल कंसर्न है उसको साझा करना, उस पर चर्चा करना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर चर्चा करना और इंटेलेक्चुअल सपोर्ट के लेकर चर्चा करना कि कैसे हम साझा प्रयासों से दुनिया की इकोनॉमी को और सतत और ओपन बना सकते हैं, एक दूसरे के लिए इंक्लूसिव बना सकते हैं। तो ये इसका जो संस्करण है 2019 में शुरू हुआ था। ये 7वां संस्करण है बंड समिट का। तो ये शंघाई में हुआ था। इसमें पार्टिसिपेट किया था जो इंडिया के नीति आयोग है, इंडिया का नीति आयोग उसके जो वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी। इंडिया इंडिया और जापान
में कई एक्सरसाइज होती है। अभी इसकी एक नेवल एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, अभी हुई है अक्टूबर में ही, 21 से 24 अक्टूबर 21। जैमेक्स एक्सरसाइज, इसको जीमेक्स भी बोलते हैं। जैमेक्स 2025 ये नेवल एक्सरसाइज है। जैमेक्स एक्सरसाइज या जीमेक्स एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच। इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि शोकेस करना स्ट्रॉन्ग एंड नेवल टाइज को दिखाना कि भारत और जापान के बीच जो नेवी का जो संबंध है वो कितना स्ट्रांग है। और इंटर ऑपरेटिबिलिटी मतलब कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो दोनों सेनाएं संयुक्त रूप से काम कर सकें, एक दूसरे के ऑपरेशन को समझें, जो तालमेल है उसको बेहतर बना सकें अगर कोई अचानक से इमरजेंसी आती है तो स्ट्रांग नेवल टाइज एंड इंटर ऑपरेबिलिटी इसको शो करना है ये। और पीस एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है कहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इसलिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। जेएमएक्स एक्सरसाइज ये 2025 में, इसके दो फेज होते हैं, पहला सी फेज और दूसरा हार्बर फेज। एक वहाँ पे जापान में एक हार्बर है योकोसुका, योकोसुका, इस पर भी इसका एक हार्बर फेज एक्सरसाइज अभी हेल्ड हुई थी। तो जापान का जो हार्बर फेज है, हार्बर है योकोसुका, वहाँ पर भी हार्बर फेज की एक्सरसाइज हुई थी, जिमेक्स एक्सरसाइज की, हार्बर फेज की। आईएनएस सह्याद्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से। आईएनएस सह्याद्री शिवालिक क्लास की गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है कि जिमेक्स एक्सरसाइज किसके किसके बीच में हुई थी। और ये हार्बर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये हार्बर कहाँ पे है, योकोसुका। एक साइक्लोन मोंदा अभी टकराने वाला है तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे, साइक्लोन मोंदा। दिल्ली की अभी जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने बताया है कि आर्टिफिशियल रेन की तैयारियां वहां पे कंप्लीट कर ली गई हैं। आर्टिफिशियल रेन की तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। अभी दिवाली के बाद से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया है, वायु प्रदूषण का स्तर। तो आर्टिफिशियल रेन वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक कारगर उपाय है, तो इसीलिए वहां पे अब आर्टिफिशियल रेनफॉल कराई जाएगी। आर्टिफिशियल रेनफॉल में क्लाउड सीडिंग होगी, मतलब आर्टिफिशियली क्लाउड का निर्माण होगा जो आर्टिफिशियल रेन को इंड्यूस करेगा। मतलब आर्टिफिशियल क्लाउड का निर्माण होगा और उसके बाद वर्षा होगी। तो दिल्ली में ये पहली बार है। अब क्लाउड सीडिंग क्या है? क्लाउड सीडिंग वेदर मॉडिफिकेशन तकनीकी है जिसमें हम आर्टिफिशियली क्लाउड को प्रमोट करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग स्पेशल पार्टिकल इन क्लाउड। स्पेशल पार्टिकल अब ये दो प्रकार के होते हैं। क्लाउड में स्पेशल पार्टिकल स्प्रेड किए जाते हैं दो प्रकार से, इस पर डिस्पर्स किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं, उसके कारण क्लाउड बनते हैं। जैसे या तो सिल्वर आयोडाइड या साल्ट बेस्ड पार्टिकल होते हैं, या तो सिल्वर आयोडाइड या तो साल्ट बेस्ड पार्टिकल होते हैं ये। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, अब क्योंकि जो भी जल होता है एटमॉस्फेयर में, तो उसको क्लाउड में बनने के लिए या ड्रॉपलेट्स बनने के लिए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की जरूरत होती है, जिसके चारों तरफ वो जल इकट्ठा हो सके। इसीलिए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह ये साल्ट साल्ट या सिल्वर आयोडाइड काम करते हैं ताकि क्लाउड का निर्माण हो सके। इसी को क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, एक तो हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, इसमें हम लोग साल्ट पार्टिकल्स को, जैसे पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड को हम लोग एयर में, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो वहाँ पे डिस्पर्स कर देते हैं, और इसके कारण हैवी क्लाउड्स का निर्माण होता है और बारिश होती है। तो हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग का तरीका ये होता है कि इसमें साल्ट पार्टिकल्स को हम लोग हवा में डिस्पर्स करते हैं एटमॉस्फेयर में, और उसके कारण क्लाउड बनते हैं, और बारिश का मतलब बारिश होती है इसके बाद, क्लाउड के बाद। दूसरा जो तरीका है क्लैसियोजेनिक क्लाउड सीडिंग। ग्लेसियोजेनिक ग्लेसियोजेनिक क्लाउड सीडिंग, इसमें सिल्वर आयोडाइड
या ड्राई आइस का प्रयोग करते हैं। जैसे ड्राई आइस मतलब कि CO2। सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस का इसमें प्रयोग करते हैं। ये सुपर कुल्ड क्लाउड में इंजेक्ट होते हैं। ये सुपर कुल्ड क्लाउड में भेजे जाते हैं, मतलब कि जहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे रहते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स ही, वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, लेकिन टेम्परेचर इनका फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, निगेटिव में रहता है टेम्परेचर। तो आइस क्रिस्टल फॉर्म में बादल का निर्माण होता है, लिक्विड में ही, लिक्विड में बादल का निर्माण होता है, और जब ये नीचे आते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहला तरीका है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड, जिसमें हम लोग किसी साल्ट पार्टिकल्स को भेजते हैं हवा में, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो और उसके कारण बादल का निर्माण होता है और बारिश होती है। जैसे जैसे अब वो साल्ट पार्टिकल है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है या सोडियम क्लोराइड क्लोराइड हो सकता है। ग्लेशियोजेनिक जो होते हैं, ग्लेशियोजेनिक, इसमें हम लोग सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस को भेजते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में, और ये सुपर कूल्ड, जो जिसका टेम्परेचर, ऐसे क्लाउड जिसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हो, तो सुपर कूल्ड क्लाउड बनते हैं यहाँ पे। जब ये नीचे आते हैं, जब ये नीचे आते हैं तो आप वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दो तरीके होते हैं। दिल्ली में अभी ये पहली बार होगा, और इसमें जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हो जाएगा न्यूक्लियाई के डिस्पर्समेंट या स्प्रेड के लिए, एयरक्राफ्ट, उसका नाम है सिसाना 206H, सिसाना 206H, ये एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक अभी साइट इम्पोर्टेंट, एक साइट पर ये पता चला है, शोध हुआ है कि कोटदी, कोटदी एक जगह है, कोटदी भादली, कोटदा भादली एक जगह है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और ये है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। कोटदा भादली, ये कोटदा और थरावड़ी जो नदियां हैं उसके कॉन्फ्लुएंस पर है, उसके संगम पर है कोटदा भादली, ये प्लेस है। और इन नदियों के संगम, कोटदी और थरावड़ी नदियों के संगम पर है। वहाँ पे हड़प्पन साइट, ये पता चला है कि 4000 साल पुराना हाईवे होटल है, सराय है, मतलब हाईवे किनारे होटल का पता चला है, सराय का पता चला है वहाँ के शोध में। कोटदा भादली एक जगह है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, कोटदी और थरावड़ी नदियों के कॉन्फ्लुएंस पर, वहाँ पर 4000 साल पुराना हाईवे होटल का पता चला है। इसको कारवां सराय कहा जा रहा है, कारवां सराय। और पुणे के डेक्कन कॉलेज, PG रिसर्च इंस्टीट्यूट और ASI की टीम ने ये संयुक्त रूप से ये नई खोज की है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, कि ऐसा माना जाता है कि पहले जैसे सिल्क रूट में इस तरह की व्यवस्थाएं थी, लेकिन उससे पहले हड़प्पा में भी थी इस तरह की व्यवस्थाएं, कि जहाँ पे यात्री यात्रा करते समय हाईवे पर यात्रा कर रहे हैं सड़कों पे, तो उसके बाद वो इनके ठहरने की व्यवस्था मिल जाए। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कोटदा भादली कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। ये द हिंदू न्यूज है, इसको कवर किया था PIB ने भी, कि भारत का पहला रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट सिस्टम चेन्नई में। ये इमेज वगैरह से, सैटेलाइट इमेज से ये डेटा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद रियल टाइम फोरकास्ट करेंगे कि बाढ़ की क्या स्थिति कब और कैसे हो सकती है। इसका जो नाम है RTFF-SDSS, रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट एंड स्पेशल स्पेशियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये चेन्नई में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है पहली बार, कि रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट सिस्टम को। तो ये आज की करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे।